हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां और ग्राम पंचायत अधिकारी का। अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन आने हैं, तो ये फुल प्रैक्टिस सेट होगा जो कि हम यूथ बुक से कर रहे थे। ठीक है, इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से जो है मिल जाएगा, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो दिया गया था वो बलवंत राय मेहता ने दिया था। आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता के द्वारा सुझाव दिया गया था 1957 में जो है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक गठित समिति के द्वारा स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की सूची का विषय है। पंचायती राज की सूची का विषय होता है समवर्ती का, केंद्र सूची का, या फिर राज सूची, या फिर शेषाधिकारों की सूची का। तो जो पंचायती राज जो विषय है ये राज्य सूची का विषय होता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राज्य सूची का। ये राज्य सूची का विषय होता है। इसके अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो 29 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं, 29 विषय आते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। इनमें से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। खाप पंचायत का हुआ था, या फिर जात पंचायत का हुआ था, या फिर ग्राम पंचायत का हुआ था, या फिर जन पंचायत का हुआ था। तो किसका निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था इसमें से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई। त्रिस्तरीय में कौन कौन सी आती है, तो एक हो गया ग्राम पंचायत पहला, दूसरा आता है इसमें क्षेत्र पंचायत। ठीक है, और तीसरा इसमें आता है पंचायत जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। तो इस तरीके से 3 चीजों का निर्माण किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के तहत। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर अंदर जो है निर्वाचन होंगे। यदि पंचायत अगर भंग हो जाती है तो किस अवधि, कितने दिन के अंदर, कितने महीने के अंदर जो है दोबारा निर्वाचन होगा, ये बताना है आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है आपके सामने, तो इसमें आंसर हो जाएगा 6 माह। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से। 6 माह के अंतर्गत जो है अंदर निर्वाचन कराया जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो समय के पहले, अर्थात अगर हम बात करें 5 वर्ष का होता है कार्यकाल, अगर 5 वर्ष के पूरी की अवधि जो है जो समाप्त तो अगर हो जाए, उसके पहले, समाप्त होने के पहले अगर पंचायत विघटित हो जाती है तो पुनर्गठित जब किया जाता है तो शेष अवधि के लिए ही होगा। यानी कि 5 साल में जितना समय बचा है उतने ही समय के लिए पुनर्गठित किया जाएगा, और यह बची हुई जो अवधि होगी वो 6 माह से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, यानी 5 साल में अगर 6 माह से कम बचा हुआ समय है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है, और अगर 6 माह से ज़्यादा समय है तो उसी समय के लिए दोबारा जो है पुनर्गठित कराया जाएगा, दोबारा जो है निर्वाचन कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। यानी न्यूनतम बताना है कि जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसकी गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य चाहिए। तो ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए न्यूनतम 1/5 सदस्यों का होना आवश्यक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आंसर। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉरी आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 सदस्यों का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धारा जरूर पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 जो है, ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 जो है, इसमें ग्राम सभा को धारा 2 के अंतर्गत किया गया है, और धारा 2 के 6 में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया। ठीक है, 2 के 6 में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। इसका मतलब धारा 3 के तरफ जो है स्थापित एक निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव से संबंधित जो है चुनाव पंक्तियों में पंजीकृत लोग जो है शामिल होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार है। तो अभी ऊपर बताया जो अनुसूची है
11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषयों का प्रावधान है, तो उसमें 29 विषय डाले गए हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची के द्वारा जो है नगरीय निकाय को 18 विषय का प्रावधान है, ठीक है, 18 विषय उसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था, तो ये किस समिति के द्वारा दिया गया था, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी, ठीक है। अब देखिए इसमें बलवंत राय मेहता दिए गए हैं, अशोक मेहता दिए गए हैं, स्वामीनाथन दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। अब इसमें देखिए अशोक मेहता जो है 2 स्तरीय सुझाव दिया था पंचायती राज बनाने का, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी की अगर बात करेगा तो वो हो जाएगा अशोक मेहता की समिति, ठीक है, अशोक मेहता की समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया है, ठीक है, किस अधिनियम के तहत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस अधिनियम के तहत जो है स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये रखा गया था, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय सभाओं के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम जो है अधिनियमित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यानी SC/ST के लिए जो है न्याय सभाओं के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तो उस अधिनियम का क्या नाम है, तो उस अधिनियम का नाम है जो है पेशा अधिनियम। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेशा अधिनियम कब आया था, 1996 में, और ये जनजातीय समुदायों के स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से जो है खुद पर शासन करने का अधिकार को मान्यता देता है, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत में अधिकांश ग्राम किस रूप में पाए जाते हैं, जो भारत में अधिकांश जो ग्राम है वो किस रूप में पाए जाते हैं, तो भारत में अधिकांश ग्राम जो है वो अकेंद्रित हैं और विस्तृत छिटपुट ग्रामों के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए व बी दोनों, ठीक है, सी ऑप्शन ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है, और कारण इसका दिया गया कि इसमें समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सा सही है, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है, तो ये सही है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है इसीलिए लागू किया गया है कि लोकतंत्र को वास्तविक धरातल यानी गांव तक जो है लेवल तक इसको लाया जाए, और उसको इसीलिए प्रथम पाठशाला कहा जाता है क्योंकि इसमें समाज के सभी लोग क्या करते हैं, सहभागिता करते हैं। तो कथन और कारण क्या है, दोनों सही हैं, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज की मूल इकाई क्या होती है, तो ग्राम स्वराज की मूल इकाई होती है ग्राम सभा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ग्राम पंचायत में कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्राम पंचायत के गठन का जो प्रावधान है वो कम से कम गांव की आबादी 1000 होनी चाहिए, तभी ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पंचायत चुनाव के संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो पंचायत जो चुनाव होता है इसका पर्यवेक्षण करता है जिलाधिकारी, ठीक है, पर्यवेक्षण कौन करता है, जिलाधिकारी करता है, ठीक है, पर्यवेक्षण कौन करता है, जिलाधिकारी करता है, और राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिलाधिकारी करता है। लेकिन अगर इस तरीके से पूछा जाएगा कि पंचायत चुनाव का संचालन का पर्यवेक्षण, तो जिलाधिकारी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, राज्यपाल करता है नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्न कथनों में से असत्य कथन बताइए, इसमें से असत्य कथन कौन है। पहला दिया गया है, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है, तो ग्राम स्तर पर अगर अध्यक्ष का चुनाव होता है यानी कि ग्राम प्रधान हो गया, ठीक है, ग्राम स्तर पर अध्यक्ष कौन होगा, ग्राम प्रधान हो जाएगा, और इसमें प्रधान का चुनाव जो है सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है, जो कि गलत है। इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, न कि सदस्यों के द्वारा, तो इसलिए यही गलत हो जाएगा आपका ए पार्ट, ठीक है। बाकी सारे सही, उनको देख लेते हैं। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी रीति विधान मंडल द्वारा विनिश्चित की जाती है, जो कि सही है। अगला इसमें ऑप्शन है, मध्यवर्ती स्तर पर जो है अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से किया था, जो कि सही है, ठीक है।
जिला स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने में से जिला पंचायत अध्यक्ष जो बनते हैं वो जिला पंचायत सदस्य में से चुने जाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ग का 4, ठीक है, इससे किससे संबंधित है ये बताना है। तो 243 ग का 4 में अगर हम बात करें तो इसमें पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों के पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार का वर्णन किया गया है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पंचायत के अध्यक्ष व सदस्यों के मत पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार इसमें वर्णन है। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किस प्रकार के उपबंध किए गए हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों के संबंध में आदेशात्मक व स्वविवेकी दोनों प्रकार के उपबंध किया गया है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या जगह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पंचायतों का द्वितीय आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों का द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1955 में। ठीक है, संपन्न हुआ था। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1955 में जो है दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ था। वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन की मजदूरी कितनी है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, 230 रुपये कितनी है, प्रतिदिन 230 रुपये जो है मजदूरी होती है। आंसर इसका क्या जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो हरियाणा की सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा 357 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। ठीक है, और अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें तो राजस्थान में 255 रुपये प्रतिदिन है, बिहार झारखंड 228 रुपये प्रतिदिन है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 221 रुपये प्रतिदिन है। चलिए नेक्स्ट, जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया। जिला योजना समिति, ठीक है, इसका गठन प्रावधान जो हुआ किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तो ये हुआ था 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों को किस क्षेत्र के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है। तो ये किया गया है साफ पानी और स्वच्छता के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हुआ है, तो साफ पानी और स्वच्छता के लिए किया गया है। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा किया गया, और कौन से वित्त आयोग के द्वारा किया गया। तो ये किया गया है 14वां वित्त आयोग है। ठीक है, 14वां वित्त आयोग के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 14वां वित्त आयोग। और 15वां वित्त आयोग ने इसे घटाकर 41% किया, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर कौन करता है। तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और इस वित्त आयोग की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 280 के तहत आता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपने त्याग पत्र किसे देता है। तो राज्य वित्त आयोग का सदस्य जो होता है अपना त्याग पत्र जो है ये राज्यपाल को देगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ग्राम पंचायत के बजट पारित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक की गणिपूर्ति कितनी होती है। तो ग्राम पंचायत का बजट जो है उसको पारित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक की गणिपूर्ति जो होती है वो होता है कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक होनी चाहिए, तभी बजट पारित हो जाएगा। ठीक है, तभी बजट क्या होगा, पारित होनी चाहिए। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न करके अत्यंत कम होने का कारण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न करके अत्यंत कम होने का कारण है। तो पंचायतों के अपने संसाधनों से उत्पन्न कर यानी कि टैक्स, जो उत्पन्न टैक्स है या उत्पन्न कर है, ये अत्यंत कम होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण न करना, ठीक है, नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण, पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, ये तीनों हो सकती हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या पर जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रपत्र संख्या याद रखिएगा। अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जो है ये किस प्रपत्र संख्या पर जारी किया जाता है, यानी कि अगर हम बात करें तो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत देखते हैं तो प्रपत्र संख्या 10 पर जो है अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में प्रपत्र संख्या 1 का संबंध किससे है। तो प्रपत्र संख्या 1 का संबंध रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के तहत
जन्म सूचना पत्र से संबंधित है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, जन्म सूचना पत्र के रूप में किया जाता है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो होता है मुख्य रजिस्ट्रार। ठीक है, कौन होता है? मुख्य रजिस्ट्रार। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ई पंचायत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। ठीक है, कब हुआ था? 2018 में। डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है इसमें से? तो डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण की परियोजना है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश की ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवाओं का विस्तार है, तो हाँ ये है। यह शासन सेवा वितरण प्लेटफॉर्म का कुशल मॉडल है, तो ये भी है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं में काम करता है? तो उमंग ऐप जो है टोटल 13 भाषाओं में काम करता है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 भाषाओं में काम करता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ हुआ था तो 1 फरवरी 2019 को किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक केंद्रीय योजना है जिसके अंतर्गत सरकार किसानों को क्या करती है? आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, यह कब प्रारंभ हुआ? तो ग्रामीण वाला जो आवास योजना है यह प्रारंभ हुआ था 2016 में। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है इनमें से? ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ये इसकी शुरुआत कब हुआ? तो ये शुरुआत हुआ था ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम शुरुआत कब किया गया था ये बताना है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? दिया गया है इसमें 1970-71 जो कि गलत है। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1960-61 में। ठीक है, इसके अलावा पायलट गहन ग्रामीण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दिया गया 1975-76 जो कि ये भी गलत है। पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरुआत हुआ था 1972-73 में शुरुआत हुआ था। इसके अलावा मरुस्थल विकास कार्यक्रम दिया गया है 1977-78, ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अंत्योदय योजना कब शुरुआत किया गया था? 1900, ये गलत है, 1979-80। अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई थी 1977-78। ठीक है, 1977-78। तो इस तरीके से ये कुछ पुरानी योजनाएं थी जिनके बारे में आपको ऐसे मोटा मोटा जानना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ग्रीन कार्ड योजना, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे? तो ग्रीन कार्ड योजना जो है ये है एक प्रकार का ये परिवार नियोजन से संबंधित है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिवार नियोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र हैं। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र कौन है? तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर का उद्देश्य क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था ई सेवा प्रदान करना। क्या उद्देश्य है? ई सेवा प्रदान करना। शुरुआत कब किया गया था? 2006 में। ठीक है, 2006 में शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पंचायत सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित किया जाएगा और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? तो ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाएगा। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड पेयजल के उपभोग शुल्क के नियमित कलेक्शन तथा रिकॉर्ड रखने से संबंधित कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करता है ग्राम पंचायत सचिव। ठीक है, कौन करता है? ग्राम पंचायत सचिव। ठीक है, भारत में पहली बार किस वर्ष नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1997 में। आंसर इसका हो जाएगा डी, बी ऑप्शन करेक्ट, 1997 में। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक पेंशन है तो आवेदन पत्र अग्रेसित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आय प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र दोनों का दस्तावेज आवश्यक है। मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के कितने दिनों बाद प्राप्त होगा? तो मनरेगा जॉब कार्ड जो होता है ये आवेदन के 15 दिन के बाद प्राप्त हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित सेवा वितरण और संबंधित शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो 23-24 के बजट के लिए जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का जो है व्यय करने का बजट में प्रावधान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ये योजना कब शुरुआत किया गया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये 25 दिसंबर 2000 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी?
तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है यह फरवरी 2018 में शुरुआत किया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत की पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का लक्ष्य क्या है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2 अक्टूबर 2019 तक। ठीक है, यानी 5 साल में जो है लक्ष्य रखा गया था कि हम भारत को स्वच्छ पूर्ण रूप से स्वच्छ बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए जो है शुरू किया गया है। तो ये शुरुआत किया गया है कुपोषण को दूर करने के लिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, अब बाकी और 50 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। अटल भूजल योजना क्या है। अटल भूजल योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये एक भूजल प्रबंधन है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, रोजगार जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन, मतलब ऐतिहासिक क्वेश्चन है। अगर हम देखेंगे तो इसका जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। 7वीं पंचवर्षीय के तहत जो है शुरुआत किया गया था। ये कब शुरुआत हुआ था, तो 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में प्रोफेसर M.B. डांडेकर को माना जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर M.B. डांडेकर। अगले क्वेश्चन में मिलान करना है। ग्रामीण आवासीय योजना की शुरुआत कब किया गया। जैसे पुरानी योजनाएं हैं, इनका सन याद रखिएगा। तो ग्रामीण आवासीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये 1957-58 में शुरुआत किया गया। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत किया गया था 1969-70 में। फिर 10 लाख कूप योजना शुरुआत किया गया था, ये 1989-90 में शुरुआत किया गया था। गांधी ग्राम योजना ये 1995-96 में शुरुआत किया है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान के तहत किसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी इनमें से। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान के तहत इनमें से अगर देखा जाए तो गाँव में गरीबी से मुक्ति संबंधी है, बच्चों के अनुकूल गाँव, जल पर्याप्त गाँव सभी होना चाहिए, लेकिन शहरों में भी गरीबी से मुक्ति ये राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत प्राथमिकता के अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा 2019 तक कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया था। तो प्रत्येक संसद सदस्य के द्वारा मार्च 2019 तक 3 गाँवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से 2016 तक एक आदर्श ग्राम बनाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। तत्पश्चात इसके बाद 5 ग्राम आदर्श ग्रामों को चयन करके और 2024 तक इनका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया। तो कौन सी धारा है जिसमें रजिस्टर के प्रारूप के बारे में वर्णन है। तो वो धारा है धारा 16। ठीक है, धारा 16 के अधीन रजिस्टर का प्रारूप तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायतों की संख्या कितनी है। तो भारत में पंचायतों की संख्या की बात करेंगे तो लगभग 2.5 लाख से अधिक है। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 6 लाख से अधिक गांव सम्मिलित हैं, ये भी याद रखिएगा। स्मार्ट विलेज के चरण पहले में संबंधित विषय कौन सा है। तो स्मार्ट विलेज के पहले चरण में संबंधित विषय की बात करेंगे तो जल, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी जो है संबंधित है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूमि प्रबंधक समिति का कार्य नहीं है, इनमें से क्या कार्य नहीं होता भूमि प्रबंधक समिति का। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध करना ये कार्य होता है। वन तथा वृक्षों का विकास करना यह भी कार्य होता है। आबादी स्थल तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण तथा विकास करना यह भी कार्य होता है। ग्राम संपत्ति का अंतरण करना जो कि यह भूमि प्रबंधक समिति का कार्य नहीं होता। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य किसका होता है। तो ग्राम सभाओं के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य जो होता है वो ग्राम पंचायत अधिकारी करता है। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्राम पंचायत के कर्मचारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं वे सभी जो है ग्राम पंचायत अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा द्वारा लगाए गए शुल्कों का एकत्रीकरण कौन करता है। तो ग्राम सभा के द्वारा जो शुल्क लगाया जाता है उसका एकत्रीकरण जो करता है वो सेक्रेटरी करता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी के लिए कौन सा डिजिटल ऐप जारी किया गया है। तो वो डिजिटल ऐप का क्या नाम है। तो ई ग्राम स्वराज नाम है उसका। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है जारी किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपनी ग्राम पंचायत में चल रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और इससे जवाबदेही में क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 65 क्वेश्चन हो गए ग्राम पंचायत के, अब 15 क्वेश्चन हम कंप्यूटर, इसके बाद हम 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के देखेंगे।
तो पहला कंप्यूटर कंप्यूटर से है। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर जो है क्या लगाया जाता है ये बताना है। तो प्रोसेसर के अंदर जो लगाया जाता है मतलब 0 और 1 जो होता है, जो कि इसी से जो है सारा कंप्यूटर चलता है। तो इसके अंतर्गत इनको जो है प्रोसेसर में इनको भंडारित करने के लिए ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। इनमें से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। सीपीयू होता है, रैम भी होता है, रोम भी होता है, लेकिन यूएसबी जो है पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं होता। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है इनमें से। तो केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण की बात करें तो के नियरेस्ट नेबर जो होता है, यानी कि के निकटतम पड़ोसी, ये केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण होता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केस आधारित शिक्षा यानी कि सीबीएल एक स्थापित दृष्टिकोण होता है जिसका उपयोग उन विषयों में करते हैं जहां छात्र अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में लागू करते हैं, उच्च स्तर की अनुभूति को बढ़ावा देते हैं। के निकटतम पड़ोसी एक सरल एल्गोरिथम है जो सभी उपलब्ध मामलों को संग्रहित करता है और समानता माप के आधार पर नए डेटा या मामले को जो है वर्गीकृत करता है। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है। तो लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम के नियरेस्ट नेबर यानी कि के नियरेस्ट नेबर ही है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो समर्पित कंप्यूटर जो होता है वो किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो ये एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य करता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बताना है कि वेटवेयर जो होता है ये क्या होता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, मानव मस्तिष्क होता है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, मानव मस्तिष्क, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेटवेयर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में मानव मस्तिष्क कहते हैं, जो कि एक जैविक कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। तो VRML फाइलों का एक्सटेंशन होता है .wrl। .wrl होता है आंसर इसका जो है डी पार्ट। VRML में वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज इसका जो है फुल फॉर्म बनता है और इसका जो एक्सटेंशन है .wrl होता है, याद रखिएगा। EMB चिप कार्ड में ई का क्या अर्थ होता है। ठीक है, EMB जो है इसमें जो है ई का क्या अर्थ होता है। तो EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ होता है यूरोपे। ठीक है, यूरोपे हो जाएगा, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, यूरोपे मास्टर एंड वीजा। ठीक है, EMB मीन्स यूरोपे मास्टर एंड वीजा। अब इसमें पहला ई का अर्थ होता है यूरोपे, एम का अर्थ होता है मास्टर कार्ड एंड वी का अर्थ होता है वीजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज कौन सी होते हैं। तो MS वर्ड 2019 में अगर फुट नोट इंसर्ट किया जाएगा तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज अपनाई जाएगी। तो वो होता है Ctrl+Alt+F। इसके द्वारा हम फुट नोट जो है उसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+Alt+F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं। तो शॉर्टकट कुंजी जो दिया गया है Ctrl+X, इसका प्रयोग हम करते हैं जो है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब टेक्स्ट को पेस्ट किया जाता है तब Ctrl+B का प्रयोग करते हैं, और जब हम कॉपी करते हैं तब Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द जो है वो किसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है ये बताना है। ठीक है, गटर शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो गटर शब्द जो होता है ये सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान जो होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है और कहाँ पर प्रदर्शित करता है ये बताना है। तो ये प्रदर्शित करता है टाइटल बार में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, टाइटल बार। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, टाइटल बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है इनमें से। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग का कौन सा इनमें से एक लाभ नहीं होता, इसका आंसर बताना है। तो देखिए, ब्याज की उच्चतम दर प्राप्त करना, ये इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं होता। पे बिल ऑनलाइन, बिलों का ऑनलाइन भुगतान, ये सही है। ट्रांसफर फंड्स ऑन द गो, ये भी सही है, ये इसका फायदा है इंटरनेट बैंकिंग का। किसी भी समय खाता विवरण देखना, ये भी जो इसका फायदा है। लेकिन पहला जो ऑप्शन दिया गया था कि ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना, ये इसका जो है फायदा नहीं होता। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 के दशक में उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बेल लैब्स। बेल लैब्स के द्वारा जो है विकसित किया गया था। 1969-70 में ये विकसित हुआ था। आंसर जो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओसीआर आता है, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इस ये जो है किसका उदाहरण है ये बताना है। तो ये एक प्रकार का इनपुट यूनिट का उदाहरण होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनपुट यूनिट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, इनपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश क्वेश्चन आ गया, 20 क्वेश्चन इसको देखना है बस, इसके बाद खत्म। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी जिसको कहते हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। आंसर इसका क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले साक्षरता वाले जिले, 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बने घटते हुए क्रम बताना है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए साक्षरता वाले तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षरता है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। ठीक है, ये 4 घटते हुए क्रम में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आता है। और साक्षरता परसेंटेज की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में 80% साक्षरता है। ठीक है, लिटरेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार की जो एक जिला एक उत्पाद योजना है वो जो है स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना चाहती है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कब शुरुआत किया गया था? तो 24 जनवरी 2018 को जो है फर्स्ट टाइम शुरुआत किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और ये योजना जो है सर्वप्रथम जापान के ओएटा के गवर्नर थे मोरीहिको हिरामालू ने, उन्होंने 1975 में इस योजना को अपने वहाँ शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ किया गया था, कब किया गया था? तो ये किया गया था 18 जून 2001 को। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है, सी पार्ट हो जाएगा, चित्रकूट में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, चित्रकूट में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से भोटिया जनजात बाराबंकी में पाई जाती है, जो कि गलत है। बुक्सा जनजात बिजनौर में पाई जाती है, ये सही है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राजी गोरखपुर दिया गया है, जो कि गलत है। और राजी जो पाई जाती है उत्तराखंड की जनजात है। ठीक है, और भोटिया जो जनजात है ये गढ़वाल क्षेत्रों में पाई जाती है, गढ़वाल। और इसके अलावा थारू दिया गया है बांदा, तो बांदा में नहीं पाए जाते। थारू जो पाए जाते हैं कुशीनगर और नैनीताल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोदान, गबन ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, कर्मभूमि, ये सभी जो है इनकी क्या है, ये रचनाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? इनमें से उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मेहंदी। बाकी बिंदा दिन, उस्ताद दूल्हे खां, इलियास खां, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश मतलब लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में इन्होंने योगदान दिया था। लेकिन बिंदा दिन जो थे इनका संबंध कथक नृत्य से है। ठीक है, इनका संबंध किससे है? सॉरी, मेहंदी, हाँ, बिंदा दिन जो है वो कथक संबंध नृत्य से है। उस्ताद दूल्हे खां ख्याल जो है गायकी, इलियास खां जो सितार वादन से है, मेहंदी हसन जो है वो गजल गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश में इसमें से देखा जाएगा तो पारसी धर्म के अनुयायी जो है सबसे कम है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पारसी धर्म जो है सबसे कम है, इनकी संख्या सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो वो था कालिंजर का। ठीक है, शेरशाह सूरी का अंतिम जो विजय अभियान था वो 1545 में हुआ था और ये कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान जो है एक बम का गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा कन्नौज की बात करें, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था और इसमें जो है शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह जो है विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है इनमें से। बमरौली हवाई अड्डा किस क्षेत्र में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? तो बमरौली हवाई अड्डा जो पड़ता है ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में पड़ता है। चकेरी हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है? कानपुर में। हिंडन हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में। और फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये रायबरेली में पड़ता है। तो इस तरीके से मिलान करने को आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है भी। देखिए इसमें दिया गया नाभिकीय शक्ति संयंत्र और राज्य। कोटा नाभिकीय संयंत्र जो कोटा को जिसको रावत भाटा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी रावत भाटा पूछ लिया जाता है, कोटा या रावत भाटा। ये पड़ता है कहाँ पे? तो ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। काकरापार नाभिकीय संयंत्र ये कहाँ पड़ता है? तो काकरापार जो है गुजरात में है। और नरौरा राष्ट्रीय संयंत्र ये जो है नाभिकीय संयंत्र जो है ये
कहाँ पड़ता है? नरौरा। तो नरौरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक और होता है, याद रखिएगा, कैगा। कैगा नाभिकीय संयंत्र जो है ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, कैगा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट। सॉफ्टवेयर और एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में स्थित है। कौन से शहर में स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये हुआ था 1960 में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है इनमें से? तो बांध का नाम है रामगंगा बांध। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है इनमें से? तो पेयजल परियोजना की बात करें तो वह है गोकुल बैराज परियोजना। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पेयजल परियोजना है। 1980 के दशक में इसको जो है तैयार किया गया था, निर्माण किया गया था। आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को जो है पेयजल उपलब्ध कराता है। और कौन सी नदी पर बना है? यमुना नदी पर बना है, ये भी याद रखिएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजात है। किसकी काला नमक प्रसिद्ध प्रजात है? तो ये काला नमक जो है धान की प्रसिद्ध प्रजात है, जो कि सिद्धार्थ नगर में जो उगाया जाता है और ये बहुत फेमस है। इसलिए याद रखिएगा, काला नमक जो है धान की एक प्रजाति है। ठीक है, इसे बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल जो होता है उसकी बुआई जून जुलाई के दौरान किया जाता है। ठीक है, जून जुलाई के दौरान किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था टोटल 100 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में अपने शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।